हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम रूसो को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रूसो के स्वतंत्रता संबंधी विचार या उसके फ्रीडम संबंधी क्या विचार हैं, उसको एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी नेट में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और अदर स्टेट के एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज बार बार रहती है और हमेशा पूछा भी जाता है। तो बिना समय वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। तो पहला हमारा पॉइंट्स है, रूफो जो है स्वतंत्रता को राज्य प्रदत्त नागरिक अधिकार मानता है। इसका मतलब है कि रूसो कहता है कि स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता राज्य के द्वारा दिया गया नागरिकों को एक अधिकार है। यानी स्वतंत्रता क्या है? एक नागरिक अधिकार है जो व्यक्ति को राज्य से मिला हुआ है। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता अगर एक सामान्य शब्दों में समझे तो स्वतंत्रता जो है व्यक्ति को राज्य के द्वारा दिया गया है, राज्य के द्वारा प्रदान किया गया है, या कह लें कि समुदाय के द्वारा व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में समझे कि रूसो की स्वतंत्रता सामान्य इच्छा के पालन में है। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्य के आदेशों का पालन करना या सामान्य इच्छा का पालन करना, दोनों बातें सेम हैं। ठीक है, तो रूसो कह रहा है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता कहां से मिलती है? व्यक्ति को स्वतंत्रता राज्य से मिलती है। राज्य के बाहर व्यक्ति को कोई अधिकार, कोई स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। रूसो स्वतंत्रता को अत्यंत आवश्यक मानते हुए कहते हैं कि आजादी का त्याग मनुष्य होने के दावे का त्याग है, मानवता के अधिकारों का समर्पण तथा कर्तव्यों का भी समर्पण है। रूसो कह रहा है कि व्यक्ति अगर कोई अपनी आजादी का त्याग त्याग कर दे तो वह मनुष्य भी नहीं रह जाता, उसने अपनी मनुष्य होने के दावे का भी त्याग कर दिया गया। ठीक है, तो रूसो स्वतंत्रता का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि इसमें यहाँ पर इसके विचारों में स्वतंत्रता का भी बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलेगा। स्वतंत्रता के अलावा आपको समानता के विचार रूसो को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो रूसो जो है, रूसो के अगर विचारों की सार की बात करें तो रूसो ने कहा व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है। रूफो ने कहा कि व्यक्ति सामाजिक समझौता क्यों करता है? क्योंकि व्यक्ति वही पुरानी प्राकृतिक अवस्था वाली स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहता है। तो व्यक्ति अब स्वतंत्रता प्राप्त तो करेगा लेकिन सामाजिक समझौते के द्वारा, और व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलेगी लेकिन राज्य या नागरिक समाज में मिलेगी, या कह लें समुदाय में मिलेगी स्वतंत्रता। ठीक है, तो रूसो ने कहा अगर आपने अपनी स्वतंत्रता का त्याग कर दिया, अपनी आजादी को आपने छोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि आपने अपने मनुष्य होने के दावे को भी छोड़ दिया। ठीक है, तो ये रूसो का स्टेटमेंट है, आप इसको एक बार ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, रूसो ने अपने उसकी फेमस जो बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने लिखा है कि स्वतंत्रता मानव का परम आंतरिक तत्व है, स्वतंत्रता नैतिकता का आधार भी है। तो इस तरीके से बहुत सारे कोटेशन, बहुत सारे स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगला पॉइंट देखते हैं रूसो का क्या कहता है स्वतंत्रता के बारे में। स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता या मनमाना कार्य करना नहीं है, बल्कि सामान्य हित की दृष्टि से बनाए गए नियमों व कानूनों का पालन करने में स्वतंत्रता है। रूसो कहता है कोई भी व्यक्ति अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छा से स्वतंत्रता को बायकॉट नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है? स्वतंत्रता जो बनाई गई है वो सामान्य हित के लिए बनाया गया है, यानी समुदाय के कल्याण में स्वतंत्रता आपकी निहित है। आप स्वतंत्रता का पालन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी स्वतंत्रता जो है, एक तो आपके हित में है, दूसरा समुदाय के हित में है। जो व्यक्ति अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छा का पालन करेगा और सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा, तो रूसो कह रहा है उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, तो जो नियम कानून बनाए गए हैं उनका पालन करने में ही स्वतंत्रता है। अब आप सोचेंगे सर नियम कानून क्या है? नियम कानून को ही हम क्या कह सकते हैं? राज्य की इच्छा, राज्य के द्वारा दिया गया आदेश नियम कानून है। राज्य के द्वारा दिया गया आदेश क्या है? कानून है, या कह लें कि सामान्य इच्छा के द्वारा दिया गया आदेश कानून है। तो कानून जो होगा वो उसी के पालन करने में हमें वास्तविक रूप में स्वतंत्रता मिलेगी। अगर हम कानूनों का पालन नहीं करेंगे तो हमें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। और स्वतंत्रता का मतलब ये भी नहीं होता कि आपके मन में जो कुछ भी आए वो करें, आप अपने स्वार्थ के आधार पर कार्य करें तो स्वतंत्रता है, नहीं। स्वार्थ के आधार पर या स्वच्छंदता के आधार पर या मनमाने तरीके से काम करना स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता का मतलब है कि समुदाय के हित में जो नियम कानून बनाए गए हैं
उनका पालन करने में ही आपको स्वतंत्रता मिलेगी। तो ये सारे कोटेशंस जो हैं, ये स्टेटमेंट जो हैं आपको याद रखने हैं। अर्थात रूसो के मत में स्वतंत्रता जो है सामान्य इच्छा के प्रति समर्पण है, यानी कि सामान्य इच्छा का पालन करेंगे तभी आप स्वतंत्र हैं। अगर आप अपनी इच्छा का पालन कर रहे हैं, सामान्य इच्छा का पालन नहीं कर रहे हैं, यानी अपनी इच्छा का मतलब है अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छा। रूसो कह रहा है व्यक्ति अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छा का पालन कर रहा है तो इसका मतलब है वह स्वतंत्र नहीं है, वह समुदाय के खिलाफ है, वह कानून के खिलाफ है, तो उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। In this book, Social Contract, Rousseau has written that freedom is the ultimate intrinsic element of man. Freedom is the basis of morality. ठीक है, तो रूसो कह रहा है कि फ्रीडम क्या है, बेसिस ऑफ मोरलिटी है ये। फिर रूसो आगे कहता है कि फ्रीडम डज नॉट मीन इंडिपेंडेंस और आर्बिट्रेटरी एक्शन, बट इट इज द फ्रीडम to follow the rules and laws made in the view of the general interest। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप अपने मन से काम करेंगे, आप बिल्कुल जो आपके मन में आ रहा है उसको फॉलो करेंगे तो ये लिबर्टी नहीं कह जाएगी। लिबर्टी का मतलब है कि जो रूल्स एंड लॉ बनाए गए हैं उनको आप फॉलो करोगे तब वास्तविक रूप में आपको लिबर्टी मिलेगी, तब रियलिटी में आपको लिबर्टी प्राप्त होगी। ठीक है, दैट इज इन रूसो's ओपिनियन फ्रीडम इज सबमिशन टू द जनरल विल। ठीक है, रूसो कहता है कि अब जब आप जनरल विल को फॉलो करेंगे या अपने आप को जब जनरल विल के लिए समर्पित कर देंगे, सबमिशन कर देंगे जनरल विल के थ्रू, तब आप जो है अपने आप को स्वतंत्र पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें स्वतंत्रता के बारे में रूसो कह रहा है, और रूसो के विचारों का मुख्य उद्देश्य ही स्वतंत्रता है, संपत्ति की सुरक्षा है, इसीलिए तो व्यक्ति समझौता करता है। ठीक है, क्योंकि जो प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्रता थी, व्यक्ति के तर्क, विवेक, ज्ञान, विज्ञान, इन सब के विकास के कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या हो गई, धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो अब व्यक्ति दोबारा से स्वतंत्र होना चाह रहा है, तो दोबारा से स्वतंत्र होगा तो अब प्राकृतिक अवस्था में रूसो ने बोला कि हमें प्राकृतिक अवस्था में लौट जाना चाहिए, लेकिन क्या प्राकृतिक अवस्था में दोबारा से लौट जाना पॉसिबल है? तो नहीं, तो हम पीछे नहीं आ सकते, तो हमें आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राकृतिक अवस्था जैसी वाली ही एक सिचुएशन या एक समाज ऐसा बनाना पड़ेगा जहां पे हमें वही प्राकृतिक अवस्था वाली सिचुएशन दोबारा से मिल सके। इस प्रकार रूसो ने स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि रूसो की स्वतंत्रता का दृष्टिकोण जो है वो है नकारात्मक। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। रूसो की स्वतंत्रता सकारात्मक है। सकारात्मक का मतलब है स्वतंत्रता जो है वो जनता के हित में है। ठीक है, समुदाय के हित में है, राज्य के हित में है। रूसो के दर्शन में स्वतंत्रता का विशिष्ट महत्व है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आरंभ ही इस वाक्य से होता है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है या पैदा होता है, लेकिन वह हर जगह पे जंजीरों में क्या है, जकड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कोई भी फिलोसोफर अगर कोई भी चीजें कह रहा है तो उसका एज इट इज ये मतलब हमें नहीं समझना चाहिए कि जो बोल रहा है उसका मतलब वही, उसके भाव को हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो रूसो बताना चाह रहा है कि व्यक्ति स्वतंत्र जन्म तो लिया है। स्वतंत्र जन्म का मतलब है कि व्यक्ति जब प्राकृतिक अवस्था में था तब वह स्वतंत्र था, लेकिन जैसे जैसे संपत्ति का उदय हुआ, परिवार का उदय हुआ, ठीक है, संपत्ति का उदय हुआ, परिवार का उदय हुआ, और जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर विवेक आया, तर्क आया, है ना, विज्ञान का विकास हुआ, व्यक्ति क्या हो गया, व्यक्ति चारों तरफ जंजीरों में जकड़ उठा। जैसे जैसे समाज में असमानता फैली, व्यक्ति क्या हो गया, व्यक्ति जंजीरों में जकड़ उठा। ठीक है, तो इससे क्या हुई, जैसे जैसे सारी चीजें, समाज का विकास होता जा रहा है, तो समाज के विकास के साथ साथ व्यक्ति की क्या हो रही है, व्यक्ति की स्वतंत्रता भी समाप्त हो रही है, ऐसा रूसो कह रहा है। इन दिस वे रूसो हैज प्रेजेंटेड द पॉजिटिव व्यू ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम हैज स्पेशल इंपॉर्टेंस इन द रूसो's philosophy. Social contract begins with the famous statement, man is born free but he is bound in the chain everywhere. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फेमस है रूसो का, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, और आगे भी ऐसे स्टेटमेंट जो है रूसो के आगे पूछे भी जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, स्वतंत्रता का उपासक होने के कारण ही रूसो ने दास प्रथा की क्या की है, आलोचना की है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरस्तु के समान ही रूसो ने भी दास प्रथा का समर्थन किया है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि रूसो जो है स्वतंत्रता का बहुत बड़ा पैगंबर है, बहुत बड़ा उपासक है स्वतंत्रता का। ठीक है,
स्वतंत्रता का मसीहा इसको माना जाता है। तो इसलिए जब रूसो स्वतंत्रता पर ज्यादा बल दे रहा है, स्वतंत्रता पर ज्यादा बल देने के कारण ये कह रहा है कि दास प्रथा क्या है, बेकार की चीज है, क्योंकि दासों को एक बंधन में रखा जाता है, इसीलिए इसने दास प्रथा की आलोचना की तथा स्वतंत्र राष्ट्रों को यह संदेश दिया कि स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है परंतु दोबारा हस्तगत नहीं की जा सकती। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है रूसो का। ठीक है, आगे देखते हैं, नोट करके है, रूसो प्राकृतिक स्वतंत्रता के साथ साथ नागरिक स्वतंत्रता का भी समर्थन करता है, क्योंकि रूसो कह रहा है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता हमें प्राकृतिक अवस्था में मिली हुई थी, लेकिन जैसे जैसे परिवार का विकास हुआ, संपत्ति का विकास हुआ, समाज में असमानता फैलने लगी, तो वो प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या हुई, हमारी समाप्त हो गई। तो अब रूसो कह रहा है कि प्राकृतिक समानता के बदले हमें कौन सी समानता चाहिए, नागरिक समानता चाहिए। तो नागरिक समानता लोगों ने प्राप्त करने के लिए एक समझौता किया, जिसे सामाजिक समझौता कहा गया, जिससे राज्य की उत्पत्ति हुई और इस राज्य में सभी मनुष्य क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि लोगों ने जो अपने अधिकार सौंपे किस शर्त पर सौंपे थे, समानता की शर्त थी। ठीक है, आपने ऊपर की वीडियोस में, पिछली वीडियो में पार्ट 2 पार्ट 3 में देखा होगा कि जब व्यक्तियों ने सामाजिक समझौता किया तो सामाजिक समझौते में अपने अधिकार समुदाय को क्यों सौंपे, क्योंकि अधिकार सौंपने की एकमात्र शर्त क्या थी, समानता। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बीइंग अ वर्शिपर ऑफ फ्रीडम, रूसो क्रिटिसाइज्ड slavery and gave the message to independent nations that freedom cannot be acquired but can never be regained। ठीक है, रूसो कहता है आगे, यहां पे देखिए ध्यान से, नोट करके लिखा हुआ है, रूसो सपोर्टेड सिविल लिबर्टी। ठीक है, सिविल लिबर्टी का ये क्या करता है, सपोर्ट करता है अलॉन्ग विद द नेचुरल लिबर्टी, लेकिन नेचुरल लिबर्टी को भी इसने सपोर्ट किया था। ठीक है, लेकिन नेचुरल लिबर्टी अब क्या हो चुकी है, जैसे जैसे नागरिक समाज का विकास हुआ, नेचुरल लिबर्टी धीरे धीरे खत्म हो गई और नेचुरल लिबर्टी की जगह सिविल लिबर्टी आ गई। जितने भी बोल्ड करके लिखे गए वो सारे क्वेश्चन हैं, समझ लिए, क्योंकि जब मैं टेस्ट सीरीज बनाऊंगा तो उसमें एक एक ऐसे ऐसे पॉइंट्स ऐड किए जाएंगे, ऐसे स्टेटमेंट ऐड किए जाएंगे, या फिर कह लें ऐसे कॉन्सेप्चुअल बेस पे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे आपने उत्तराधुनिकतावाद, आधुनिकतावाद, अगर आपने उत्तराधुनिकतावाद वगैरह का आपने टेस्ट सीरीज नहीं देखा तो आप एक बार कंटेंट जरूर देखें, आपके बिल्कुल दिमाग को हिला के रख देगा वहां पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। फिर हॉब्स ने जीवन रक्षा और शांति के लिए मनुष्य के सारे अधिकार और स्वतंत्रताएं लेवियाथन को सौंप तो दी थी, सौंप दी, तो इसकी आलोचना में रूसो ने कहा। ठीक है, देखिए अब यहां पर समझने वाली क्या बात है कि हॉब्स ने जीवन और शांति की रक्षा के लिए, है ना, जीवन की रक्षा और शांति की रक्षा के लिए मनुष्यों के सारे अधिकार को हॉब्स ने किसको सौंप दिया था, एक लेवियाथन में सौंप दिया था, जिसकी आलोचना रूसो ने की। क्योंकि रूसो क्या है, रूसो स्वतंत्रता का समर्थक है, लेकिन हॉब्स ने स्वतंत्रता का समर्थन नहीं किया, क्योंकि जब व्यक्ति के सारे अधिकार जो हैं लेवियाथन को सौंप दिए गए तो व्यक्ति के पास कोई अधिकार ही नहीं बचा। लेकिन यहां पर आपको समझने वाली क्या बात है कि जब रूसो ने सामाजिक समझौता किया तो व्यक्तियों ने अपने सारे अधिकार अपने पास ही रखे, यानी एक समुदाय में दिया सारे अधिकारों को, लेकिन समुदाय का वो सदस्य भी तो है व्यक्ति। ठीक है, तो वो समुदाय जो है व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कानून नहीं बना सकता, व्यक्ति के खिलाफ कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसी संदर्भ में रूसो कहता है कि हॉब्स ने क्या किया, हॉब्स ने जीवन की रक्षा के लिए, शांति के लिए मनुष्य की सारी स्वतंत्रताएं और सारे अधिकार एक लेवियाथन को सौंप दिया, जो कि अच्छी बात नहीं थी। फिर उसी के आगे कहता है रूसो कि शांति तो मान लो कारागार में पाई जाती है, शांति तो जेल में भी पाई जा सकती है ना, तो क्या जेल रहने के लायक है, रूसो पूछ रहा है। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही फेमस है ना। रूसो कहता है, कभी क्वेश्चन आ जाए कि यह कथन किसका है, यह स्टेटमेंट किसका है, कि शांति तो कारागार में भी पाई जाती है, तो क्या कारागार रहने के लायक है ना। तो वैसे हॉब्स ने जैसे कहा कि शांति और जीवन रक्षा के लिए मनुष्य ने सारे अधिकार और स्वतंत्रताएं लेवियाथन को सौंप दिया, तो क्या लेवियाथन का मतलब है कि व्यक्ति अब कहां चला गया, जब अपनी सारी स्वतंत्रताएं सारे अधिकार सौंप दिया तो वह एक कारागार के समान हो गया। ठीक है, यानी कि उसका जीवन अब कारागार में चला गया है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। अब हाँ, जैसे कारागार में शांति होती है, अब व्यक्ति अपने सारे अधिकारों को सौंप करके शांति की अवस्था में पहुंच गया, लेकिन क्या क्वेश्चन है कि क्या कारागार या जेल रहने के लायक है वहां पर। तो रूसो इसी चीज का क्वेश्चन करता है कि हॉब्स ने जो सारे अधिकार स्वतंत्रताएं व्यक्तियों का जो सारा अधिकार था, सारी स्वतंत्रताएं थी, उसको सौंप दिया, वो बिल्कुल सही नहीं था,
है ना। तो रूसो स्वतंत्रता का समर्थक है, जबकि हॉब्स ने स्वतंत्रता का समर्थन नहीं किया लोगों का। हॉब्स हैंडेड ओवर ऑल ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम टू लेवियाथन फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल एंड पीस। रूसो क्रिटिसाइजेस दिस by saying peace can be found even in prison, so are they place worth living। तो रूसो क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर, ठीक है, कि क्या कारागार में शांति पाई जाती है? कारागार में आपकी सुरक्षा तो है, लेकिन क्या कारागार रहने के लायक जगह है? क्या वहां पर आपका जीवन सुरक्षित है? क्या वहां पर आपको स्वतंत्रता प्रॉपर तरीके से मिल पाएगी? तो मेन उद्देश्य तो यही है, क्या वहां रहा जा सकता है? क्या व्यक्ति अपना वहां विकास कर सकता है? क्या व्यक्ति को वहां पर आजादी है? तो रूसो ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो रूसो जो है स्वतंत्रता के विचारकों में एक महान विचारक माना जाता है, इस बात को आप ध्यान रखें। रूसो के बाद बहुत सारे ऐसे थिंकर आए, जॉन स्टुअर्ट मिल आए, है ना, मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट हैं, तो ये सारे ऐसे थिंकर हैं। फिर आगे चल के नवोदारवादी विचारक आते हैं, जो स्वतंत्रता के पैगंबर माने जाते हैं। बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं, लेकिन रूसो के विचारों में आपको स्वतंत्रता बहुत बढ़िया तरीके से देखने को मिलेगी। अब देखते हैं रूसो के विचारों में समानता संबंधी विचार आपको कैसे कैसे क्या क्या रूसो बताना चाह रहा है समानता के बारे में। रूसो अपनी पुस्तक डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी, अब आपके सामने क्वेश्चन है कि डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी कब लिखी गई? ठीक है, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी कब लिखी गई? और डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी में रूसो ने बताया असमानता का इसने पहली बार उल्लेख किया। ठीक है, इसने बताया कि डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी में कि समाज में क्या है, असमानता आ चुकी है। असमानता कैसी है? एक तो आर्थिक असमानता आ चुकी है, ठीक है। आर्थिक असमानता आने का कारण क्या है? रूसो कह रहा है कि आर्थिक असमानता आने का कारण है व्यक्ति का नैतिक पतन, व्यक्ति का नैतिक पतन, है ना, यानी कि मोरल डेग्रेडेशन आपका हो चुका है। अब व्यक्ति का नैतिक पतन कैसे होगा? फिर आगे रूसो कहता है कि व्यक्ति का नैतिक पतन जो हुआ है वो कला और विज्ञान के विकास के कारण हुआ है। कला और विज्ञान के विकास के कारण मनुष्य का नैतिक पतन हुआ, और इस नैतिक पतन से व्यक्ति के अंदर तेरे मेरे की भावना आई। व्यक्ति के अंदर जो प्राकृतिक अवस्था में अपने प्रति प्रेम और दूसरों के प्रति सहानुभूति की इच्छाएं थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। अब समाज में आर्थिक विषमता विद्यमान हो गई है। अब ऊपर ऊंच नीच की भावना विद्यमान हो गई है। एक अपर क्लास हो गया है, एक लोअर क्लास हो गया है, ठीक है। तो रूसो ने असमानता के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब किया है। आगे भी देखेंगे रूसो ने असमानता के कितने प्रकार बताए हैं, कैसे कैसे चीजों को उन्होंने मेंशन किया है, वो सब चीजें एक एक करके देखेंगे। अब रूसो ने आर्थिक विषमता का विचार जो है सबसे पहले रूसो ने दिया। अगर हम पश्चिमी चिंतकों में बात करें या यूरोपीय चिंतन में बात करें, तो आर्थिक विषमता को सबसे अच्छे तरीके से जो प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है जिसको, तो वो रूसो को दिया जाता है, ठीक है। रूसो का मानना है कि समानता के अभाव में स्वतंत्रता नहीं रह सकती, ठीक है। रूसो ने कहा कि जो सामाजिक समझौता हुआ है, उस सामाजिक समझौते में लोगों ने अपने अधिकार दिए समुदाय में, लेकिन समुदाय में अधिकार देने की शर्त क्या थी? अधिकार देने की शर्त थी समानता, यानी कि समाज में अब असमानता नहीं होगी। समानता के आधार पर ही लोगों ने अपने अधिकारों को ट्रांसफर किया। ये चीज आप अपने नोट्स में जरूर ऐड करेंगे, ठीक है। तो जब बताओ, जब समानता ही नहीं रहेगी तो स्वतंत्रता किस बात की रह जाएगी? रूसो तो यही तो कह रहा है कि समानता के अभाव में स्वतंत्रता की क्या कल्पना कर सकते हैं। रूसो मेंशन इनइक्वालिटी इन हिज बुक डिस्कोर्स ऑन inequality. The idea of economic inequality was first given by Rousseau. Rousseau is of the opinion that freedom cannot exist in the absence of equality. ठीक है, तो इक्वलिटी के एब्सेंस में फ्रीडम अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ऐसा रूसो का मानना है। फिर आगे रूसो कहता है कि प्रकृति में सर्वत्र असमानता पाई जाती है। जो प्राकृतिक अवस्था है, प्रकृति जो है, इसमें असमानता पाई जाती है। रूसो इस प्राकृतिक असमानता के बदले सामाजिक समझौता जनित नैतिकता की समानता की स्थापना करना चाहता है। रूसो कह रहा है प्राकृतिक अवस्था में जो असमानता विद्यमान हो चुकी है, अब इस असमानता के बदले हमें क्या करना पड़ेगा? एक सामाजिक समझौता करना पड़ेगा।
और सामाजिक समझौते की शर्त क्या होगी, जो सभी व्यक्ति अपने अधिकारों को सौंपेंगे किस शर्त पर, समानता की शर्त पर, कि सभी को इस समुदाय में समान समझा जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बार बार ये स्टेटमेंट, बार बार ये लाइनें घुमा घुमा कर इसलिए दे रहा हूं, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो चीजों को देख करके। ठीक है, कानूनी दृष्टि से रूसो सभी को समान मानता है। रूसो कहता है कि कानूनी दृष्टि में, नैतिक दृष्टि से, है ना, सभी व्यक्ति क्या है, समान है। रूसो आर्थिक समानता की भी स्थापना करना चाह रहा है। ठीक है, अब रूसो के विचारों में आर्थिक समानता मिलेगी, नैतिक समानता मिलेगी, कानूनी समानता मिलेगी। तो रूसो एक बहुत ही डाइवर्स थिंकर है, आप समझें। ठीक है, रूसो के आपके रूसो के विचारों में आपको समुदायवाद दिखेगा, रूसो के विचारों में आदर्शवाद दिखेगा, रूसो के विचारों में व्यक्तिवाद दिखेगा, रूसो के विचारों में आपको उदारवाद दिखेगा। तो रूसो एक बहुत ही डायनेमिक थिंकर है। रूसो को समझना आम बात नहीं है, आसान बात नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो रूसो को आप बार बार पढ़िए, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो आप अच्छे से समझ ले जाएंगे इसको। Inequality is found everywhere in nature. Rousseau establishes moral equality born out of social contract in place of natural equality. Rousseau makes everyone equal from the legal point of view. ठीक है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से रूसो जो है सबको इक्वल करना चाहता है, इक्वल बताना चाह रहा है। और रूसो ऑल्सो वांट टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक इक्वलिटी। ठीक है, रूसो का जो मोटिव है वो इकोनॉमिक इक्वलिटी की भी स्टैब्लिशमेंट करना है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। फिर रूसो ने असमानता या विषमता का विश्लेषण किया है। ठीक है, अब रूसो ने असमानता या विषमता का विश्लेषण दो तरीके से किया है। एक तो रूसो ने बताया एक नेचुरल इनइक्वलिटी होती है, एक प्राकृतिक विषमता होती है। अब यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। आप ये बार बार इसलिए मैं समझाता हूं कि कौन सी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है, कौन सी चीजों को आप लाइटली भी पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरी विषमता क्या है, परंपरागत विषमता है, ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल सोशल इक्वलिटी, इसी को हम सामाजिक विषमता भी कहते हैं। यानी वह विषमता जिसको समाज ने बनाया हो, और ऐसी विषमता जो प्रकृति ने बनाया है। ठीक है, तो प्राकृतिक विषमता जो किसकी देन है, ये प्रकृति की देन है, बाई प्रोडक्ट ऑफ नेचर है ये। ठीक है, देखो प्राकृतिक विषमता में जैसे देख ले, कोई व्यक्ति काला हो गया, कोई व्यक्ति गोरा है, कोई व्यक्ति छोटा है, हाइट किसी की कम है, कोई व्यक्ति विक्षिप्त पागल है, कोई व्यक्ति विकलांग है, कोई व्यक्ति सुदृढ़ है, कोई व्यक्ति देखने में सुंदर है ना, कोई व्यक्ति देखने में कुरूप है। ये क्या है, ये प्राकृतिक विषमता है, इसको हम समाप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये प्राकृतिक विषमता क्या है रूसो के अनुसार, एक तो प्रकृति की देन है, दूसरी इसमें परिवर्तन नहीं किया सकता। ठीक है, आगे देखते हैं प्राकृतिक विषमता, इसमें परिवर्तन की मांग भी नहीं की जाती। लोग जो छोटे लोग हैं वो ये डिमांड नहीं करते समाज की हमें बड़ा कर दो, है ना। तो प्राकृतिक विषमता जो है वो ईश्वर ने दिया है, उसमें परिवर्तन की मांग नहीं की जा सकती, और इसमें परिवर्तन भी संभव नहीं है। अब कोई बौना आदमी है, आप क्या उसको 6 फीट का बना सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ने उसे ऐसा बनाया है, तो ये क्या है, अपरिवर्तनीय है। ठीक है, इसमें चेंज पॉसिबल नहीं है। दूसरी जो विषमता होती है वो समाज के द्वारा होती है। तो रूसो कह रहा है कि जो समाज ने जो विषमताएं बनाई हैं उस विषमता को दूर किया जाना चाहिए, और उसमें जो कमियां हैं उसको दूर की भी जा सकती हैं। ठीक है, अब देखिए परंपरागत विषमता या जो सामाजिक विषमता है वो किसकी देन है, समाज की देन है, प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी है ये। जैसे समाज की देन में क्या है, आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, है ना, ये सब क्या है, ये सब तो समाज की देन है। समाज में अर्थव्यवस्था के आधार पर कोई ऊपर ऊपर चला गया, कोई नीचे आ गया, है ना, और जो जाति के आधार पर जातिगत भेदभाव, है ना, ये सब क्या है, ये सब सामाजिक विषमताएं बनाई गई हैं। स्त्री पुरुष के मध्य विषमताओं को लेकर के जो बातें की गई हैं वो सब क्या है, वो सब परंपरागत विषमताएं हैं। दूसरी तरफ देखेंगे, परंपरागत विषमता जो है एक तो समाज की देन है, आगे इसमें परिवर्तन किया सकता है। ठीक है, ये अल्टरेबल है, यानी कि ये चेंजेबल है। आगे देखते हैं, इसमें अन्यायपूर्ण विषमताओं के निवारण की मांग की जाती है। यानी इस प्रकार की विषमता जो सामाजिक विषमता है, जो परंपरागत विषमता है, इस परंपरागत विषमता में रूसो कह रहा है कि जो चीजें अन्यायपूर्ण होगी उसमें सुधार करने की मांग जनता कर सकती है, और इसमें सुधार किया भी जा सकता है। परंपरागत होना चाहिए, परंपरागत नहीं, परंपरागत। ठीक है, इसीलिए मैं अभी जल्दबाजी में आपको पीपीटी नहीं प्रोवाइड करा रहा हूं, क्योंकि पीपीटी में कुछ टाइपिंग एरर्स हो गया है, उसको मैं
करेक्ट करके पीपीटी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पीपीटी के लिए आप लोग परेशान न रहें। फिलहाल अभी रूसो की असमानता को आप अच्छे समझें कि रूसो ने असमानता 2 प्रकार से बताई है। रूसो के अकॉर्डिंग इनइक्वलिटी कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। ठीक है, एक होती है नेचुरल इनइक्वलिटी, दूसरी होती है सोशल या ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल इनइक्वलिटी। ठीक है, तो अब एक एक पॉइंट यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं कि प्राकृतिक विषमता में रूसो के अनुसार प्राकृतिक विषमता परिवर्तनीय है। क्या बात सही है? तो गलत हो जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन बता देगा कि परंपरागत विषमता जो सामाजिक विषमता है इसमें परिवर्तन संभव नहीं है क्योंकि यह समाज की मान्यताओं पर आधारित है। तो क्या है? सही है। इस तरीके से जब क्वेश्चन बनता है तब आपका दिमाग वहां पर काम करना बंद कर देता है। इसीलिए आप हमेशा रटने का प्रयास न करें, चीजों को समझने का प्रयास करें, है ना। इसीलिए जब मैं पढ़ाता हूं टाइम बेशक से ज्यादा लग जाता है, मैं बार बार चीजों को रिपीट करता हूं। किसी को लग रहा होगा सर ये बार बार आप एक ही चीज को बार बार क्यों बताते हैं? बार बार बताने का एक रीजन यह भी है कि आपके दिमाग में जब 2-3 बार सुनेंगे उस चीज को, आपके दिमाग में बैठ जाएगा ढंग से। और मैं क्या करता हूं कि मैं जब पढ़ाता हूं कोई चीज तो उसमें क्वेश्चन बना के दिखाता हूं कि प्राकृतिक विषमता जो है परिवर्तनीय है रूसो के अनुसार। प्राकृतिक विषमता में अन्यायपूर्ण विषमताओं को समाप्त करने की मांग की जाती है ना। प्राकृतिक विषमता जो है ये समाज की देन है, जबकि वहीं पर परंपरागत विषमता में परिवर्तन संभव नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आपको उल्टे सीधे बनाकर क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, तो आपको समझना है क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो मेरा मतलब ये है कि आप अपने दिमाग को थोड़ा सा एक ट्रेडिशनल वे में ना ले जाएं कि हाँ भाई हमने पढ़ लिया, किताब को खत्म कर दिया, हो गया हमारा सिलेबस कंप्लीट। नहीं, पढ़ें, क्वेश्चन बनाएं, उसके ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, तब आपका थोड़ा सा नॉलेज जो है वो बूस्टअप होगा। आप सोच रहे हैं कि नहीं हमने तो पढ़ लिया रख दिया और बाद में आप कहते हैं सर क्वेश्चन बनाते हमारा बनता नहीं, कैसे बनेगा क्वेश्चन? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विषमता के ऊपर हमने देख लिया। अब देखते हैं रूसो कहता है तर्क के प्रति विद्रोह, यानी जो तार्किक व्यक्ति है रूसो उससे क्या करता है? घृणा करता है, उसके प्रति विद्रोह कर देता है रूसो। रूसो कहता है कि तार्किक व्यक्ति जो है पतित प्राणी है, पतित प्राणी है। ठीक है, रूसो के अनुसार देखिए यहां पर डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट्स एंड साइंस में रूसो की तर्क के प्रति विद्रोह की भावना झलकती है। यानी डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस जो इसने लेख लिखा एक, इसमें रूसो ने तर्क के प्रति अपना विद्रोह जताया। तर्क को इसने अच्छा नहीं माना। इसने कहा कि जिसके अंदर तर्क आ जाता है, जब व्यक्ति के अंदर तर्क आ गया, तर्क आने से व्यक्ति के अंदर तेरे मेरे की भावना आ गई, अपने पराये की भावना आ गई, और इसी अपने पराये से समाज में विषमता का जन्म होता है, समाज में संपत्ति का जन्म होता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। यह लेख जो है इतिहास की व्याख्या करता है। इस लेख में बताया गया है कि जब प्राकृतिक अवस्था में, इतिहास की बात करता है कि जब प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति तार्किक नहीं था। रूसो कह रहा है कि जब आदिम प्राकृतिक अवस्था की बात कर रहा हूं मैं, जब आदिम प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति तार्किक नहीं था, व्यक्ति विवेकशील नहीं था, तब व्यक्ति जो था एक अच्छा प्राणी था, एक भोला भाला था, नोबल साविस था वो। लेकिन जैसे ही व्यक्ति के अंदर तर्क की भावना आ जाती है, लॉजिक आ जाता है उसके अंदर, तो वो क्या हो जाता है? वो एक भ्रष्ट प्राणी बन जाता है, एक पतित प्राणी बन जाता है। क्योंकि तर्क आने से व्यक्ति जो है अपना अच्छा दूसरे का बुरा सोचने लग जाता है। ठीक है, तो ये चीजें रूसो बताना चाह रहा है कि तर्क आने से समाज में भ्रष्टाचार फैलता है, समाज में जो नैतिकता पहले बनी हुई थी वो नैतिकता समाप्त हो जाती है। तो तर्क का बहुत बड़ा विरोधी है रूसो। ठीक है, तो रूसो आगे कहता है कला व विज्ञान ने व्यक्ति का पतन किया है, क्योंकि कला और विज्ञान से क्या हुआ है? व्यक्ति के अंदर तर्क की भावना आई है। ठीक है, क्योंकि इससे व्यक्ति विचारशील और तर्कशील हो जाता है। रूसो बताना चाह रहा है कि कला और विज्ञान आने से व्यक्ति के अंदर तर्क आ जाता है, तर्क आने से व्यक्ति जो है विचारशील और तर्कशील होता है। जैसे ही व्यक्ति के अंदर तर्क आता है, जैसे ही व्यक्ति के अंदर विचार आता है, तो रूसो कहता है तर्कशील व्यक्ति क्या हो जाता है? भ्रष्ट प्राणी हो जाता है। यानी वह अब अपना ही हित सोचता है, कहता है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। लेकिन जब उसके पास तर्क नहीं था, तब वह अपने प्रति क्या करता था? प्रेम करता था, और दूसरों के प्रति उसे सहानुभूति थी। लेकिन जैसे तर्क आ गया तो अपने प्रति प्रेम कर तो रहा है, लेकिन जो दूसरों के प्रति उसके पास सिंपैथी थी, वो सिंपैथी समाप्त हो गई। तो रूसो कह रहा है कि तर्क ने व्यक्ति को पतित बना दिया, व्यक्ति को भ्रष्ट कर दिया। तो ये चीज आपको क्लियर करके चलना है। इसीलिए रूसो ने तर्क के प्रति विद्रोह कर दिया है।
चलिए आगे देखते हैं। रूसोज rebellion against logic is reflected in the article discourse on arts and science। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना, ठीक है। दिस आर्टिकल एक्सप्लेन द हिस्ट्री, यह हिस्ट्री के बारे में बताता है कि जब प्रीमिटिव स्टेट ऑफ नेचर था तब तो व्यक्ति इंडिविजुअल जो था बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही लॉजिक का डेवलपमेंट हुआ, जैसे ही व्यक्ति के अंदर जो रैशनैलिटी आ गई, व्यक्ति क्या हो गया, व्यक्ति करप्ट हो गया, व्यक्ति भ्रष्ट हो गया, ठीक है। आर्ट एंड साइंस हैव डिग्रेडेड मैन बिकॉज दे मेक मैन थॉटफुल एंड रैशनल। अ रैशनल मैन इज अ करप्ट क्रिएचर, ये भी इंपॉर्टेंट रखना याद में आपको। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए तर्क के विद्रोह के प्रति रूसो का अगला कथन क्या है। इसके संबंध में रूसो कहता है कि तर्कशील व विवेकशील मानव क्या है, पतित है, दुराचारी पशु के समान होता है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखेंगे। जो इंपॉर्टेंट है आपको मुझे बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने उसको पहले ही हाईलाइट कर दिया है ना। कुछ लोग अभी भी इंतजार में बैठे होंगे कि सर अभी पीपीटी प्रोवाइड करेंगे तो हम लास्ट में रिवीजन कर लेंगे इसको। जब लास्ट का 15 दिन बचेगा तो हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम इसको 15 दिन में पढ़ के खत्म कर लेंगे। तो भाई अभी पीपीटी का आप वेट मत कीजिए, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आप ये वाली बुक खरीद लीजिए ओपी गावा की, ठीक है। ओपी गावा ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, तो आप ओपी गावा की बुक ले लीजिए और ओपी गावा की बुक आप तब से पढ़ते रहिए, पीपीटी का इंतजार ना करिए अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो, ठीक है। बाकी आपके पास जो भी बुक हो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, बट थोड़ी सी ओपी गावा की बुक आसान भाषा में लिखी गई है, तो ये चीज आपके लिए थोड़ा सा फायदेमंद हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। रूसो ने तर्क के प्रति क्या किया है, विद्रोह किया है, और तर्कशील व्यक्ति को क्या मानता है रूसो, भ्रष्ट पशु के समान मानता है। रूसो आगे लिखता है कि विज्ञान एक निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है, दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक आडंबर है, तथा शिष्ट जीवन की सुख सुविधाएं क्या है, चमकीले रंगीन फीते हैं। तो रूसो न तो विज्ञान को अच्छा मानता है, न तो दर्शन को अच्छा मानता है। कहता है कि विज्ञान और दर्शन क्या है, ये सब बौद्धिक आडंबर हैं। जो अच्छे जीवन की सुख सुविधाएं क्या है, ये सब भी क्या है, एक चमकीले फीते के समान है, जो आज तो चमक अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले अगले पलों में इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो रूसो ने कहा, ये स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके संबंध में रूसो ने एथेंस व रोमन साम्राज्य का उदाहरण दिया है, ठीक है। रूसो ने कहा कि जो आज हम सुख सुविधाएं, जो हम विलासिता को आज अच्छा मानते हैं, वो क्या है, वो बिल्कुल बेकार चीजें हैं। ये एक अल्प क्षणिक हैं, चमकीले रंगीन फीते के समान हैं, ये कुछ समय तक चमकेंगे, उसके बाद ये समाप्त हो जाएंगे। रूसो ने एथेंस का उदाहरण और रोमन साम्राज्य का उदाहरण भी इस संदर्भ में दिया है। देखते हैं एथेंस। फिर रूसो कहता है कि एथेंस जो है इसलिए बर्बाद हुआ क्योंकि वहां पर शोभा, वैभव, संपत्ति, कला, विज्ञान, इन सब की बहुत हाई लेवल पर क्या थी, अवेलेबिलिटी थी। वहां पर बहुत अच्छे तरीके से इन सब का विकास हो चुका था, और इन्हीं सब के विकास के कारण एथेंस का पतन हुआ, ठीक है। विज्ञान के विकास के कारण, वैभव के विकास के कारण, संपत्ति के विकास के कारण एथेंस का पतन हो गया, क्योंकि ये सब चीजें क्या हैं, अल्प क्षणिक हैं। अब देखो आगे रूसो क्या बताना चाह रहा है। रूसो कहता है कि जब तक रोमन साम्राज्य निर्धन था, उसके पास धन नहीं था, जब तक रोमन के लोग जो थे सीधे साधे थे, तब तक तो वे अन्य साम्राज्यों पर विजय प्राप्त कर रहे थे, वो अन्य साम्राज्यों पर बहादुरी से अपनी जीत दर्ज कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रोमन साम्राज्य में भी वैभव आ गया, विलासिता आ गया, धन आ गया, रोमन साम्राज्य भी क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो रूसो कहता है कि कला, वैभव, संपत्ति, विज्ञान, ये सब व्यक्ति के पतन के कारण है, इन सब से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, सीधे से शब्दों में अगर समझे तो, ठीक है। एथेंस वाज ruined बिकॉज देयर वाज अ abundance of splendor, grandeur, wealth, art and science. As long as the Roman were poor and simple, they were conquering other empires. But as soon as splendor, luxury and wealth come, the Roman Empire was ruined. ठीक है। जैसे ही धीरे धीरे करके, जैसे ही रोमन साम्राज्य में भी क्या आया, स्प्लेंडर आया, यानी कि वैभव आया, लग्जरी आई, वेल्थ बढ़ा वहां पर, है ना, तो वहां पे क्या हुआ, रोमन साम्राज्य भी धीरे धीरे पतन हो गया। तो रूसो कह रहा है कि आपको इन सब चीजों से दूर रखना है, साइंस से, आर्ट से, है ना, लिटरेचर से, साहित्य से,
प्रॉपर्टी से, इन सब चीजों से जितना दूर रहेंगे आप उतने अच्छे प्राणी बने रहेंगे। जितना आप इनके नजदीक जाएंगे आप उतने ही भ्रष्ट बनते चले जाएंगे, ऐसा रूसो का मानना है। अब रूसो के बारे में देखते हैं कि रूसो ने महिलाओं और परिवार के संबंध में क्या विचार दिया है। ठीक है, तो रूसो कहता है, रूसो ने एक चीज आपको समझनी है कि रूसो ने महिलाओं के अधिकारों की बात बहुत कम की है। रूसो ने पितृसत्तात्मक परिवार का समर्थन किया है, यानी परिवार में पुरुषों की ही वर्चस्व होना चाहिए, पुरुषों की ही प्रधानता होनी चाहिए, ऐसा रूसो कहता है। परिवार प्राकृतिक प्रेम पर आधारित सबसे पुरानी संस्था थी जिसका स्रोत क्या था, प्रजनन था, ऐसा रूसो का मानना है। कि रूसो कह रहा है कि जो परिवार है वो प्राकृतिक प्रेम पर आधारित है। प्राकृतिक प्रेम पर आधारित होने का मतलब है कि परिवार में माता का योगदान क्या है, माता का योगदान या महिला का योगदान है कि बच्चे को पालना, परिवार के सदस्यों से प्रेम करना। ठीक है, और और इसकी सबसे पुरानी संस्था थी परिवार जो थी, और इसका स्रोत क्या था, परिवार का स्रोत था प्रजनन, यानी प्रजनन करते जाओ आप और परिवार आपका बढ़ता जाएगा। परिवार में युवाओं पर, बुजुर्गों और स्त्रियों पर पुरुषों का क्या है, स्वाभाविक अधिकार था, रूसो ऐसा बताना चाह रहा है। ठीक है, तो रूसो के विचार जो हैं आपको अगर एक शब्दों में समझना है तो रूसो ने महिलाओं के अधिकारों का समर्थन नहीं किया है, बल्कि रूसो ने पितृसत्तात्मक समाज का समर्थन किया है। क्योंकि रूसो के विचार कहीं ना कहीं आपको आदिम विचार देखने को मिलेंगे, जो परंपरागत विचार हैं वहां पे आपको कुछ इसके विचारों में परंपराएं भी देखने को मिलेंगी। रूसो सपोर्टेड द patriarchal family. The family was the oldest institution based on natural love, whose source was the reproduction. In the family, the elders had natural authority over the young and men over the women. ठीक है, यानी रूसो कह रहा है जो परिवार में मेन की अथॉरिटी वीमेन के ऊपर होगी और ओल्डर की अथॉरिटी जो बड़े होंगे उनकी अथॉरिटी यंगर्स के ऊपर होगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर करके चलनी है। रूसो स्त्री को या महिला को क्या मानते थे, रूसो महिला को राजनीतिक व्यवस्था में विखंडनकारी मानते थे, विखंडनकारी शक्ति मानते थे। यानी अगर एक सामान्य शब्दों में समझे तो रूसो ने महिलाओं को राजनीति में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया। अब यहां पर अगर अलग से क्वेश्चन बन जाए कि जिस तरीके से राजनीतिक अधिकारों को लेकर के जिस तरीके से रूसो के विचार हैं उसी तरीके से क्या थे, अरस्तु के विचार थे। ठीक है, यानी अरस्तु के महिला संबंधी विचारों का प्रभाव जो है कह सकते हैं कि रूसो के प्रभाव में देखने को मिलता है। यानी अरस्तु ने भी महिलाओं को राजनीति में भाग लेने का मौका नहीं दिया, महिलाओं को नागरिक बनने का मौका नहीं दिया। ठीक इसी तरीके से रूसो भी स्त्री को राजनीति व्यवस्था में क्या मानता है, विखंडनकारी मानता है और महिलाओं को राजनीति में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं देता है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। तो जैसे रूसो के विचार थे, जैसे अरस्तु के विचार थे महिलाओं के संबंध में, वैसे ही रूसो के विचार हैं महिलाओं के संबंध में। अब अरस्तु के क्या विचार थे आपको वो जानना है। ठीक है, एक अच्छी स्त्री को सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा न लेकर परिवार में ही रहना चाहिए। तो रूसो ने भी यही बोला कि महिला का स्थान क्या होता है, परिवार में रहना, बच्चे का पालन पोषण करना, क्योंकि महिला नागरिक नहीं बन सकती, उसमें विवेक क्या होता है, विवेक जो होता है वो अविकसित होता है या अल्प मात्रा में होता है, रूसो कहता है, अरस्तु कहता है। ठीक है, तो वैसे ही रूसो ने बोला कि एक अच्छी स्त्री को सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में भाग नहीं लेना चाहिए, उसे परिवार में ही रहना चाहिए। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था ऐसी बना दी रूसो ने कि जिसमें महिलाओं को परिवार तक ही सीमित कर दिया। यानी रूसो ने महिलाओं के कार्य क्षेत्र को केवल निजी क्षेत्रों में सीमित कर दिया, जबकि सार्वजनिक क्षेत्रों में पार्टिसिपेट कौन करेगा, सार्वजनिक क्षेत्र यानी राजनीति का क्षेत्र, राजनीति का क्षेत्र जो है वो पुरुषों के लिए है, आदमियों के लिए है, महिलाओं के लिए केवल घरेलू क्षेत्र है। रूसो ने समाज में स्त्री को निम्नतर स्थान दिया है। तो जैसे हीगल ने महिलाओं को क्या माना था, हीगल ने भी माना महिलाएं क्या है, एक बच्चे पैदा करने के अलावा और क्या कर सकती हैं। तो हीगल ने भी निम्नतर माना है महिलाओं को, और अरस्तु ने भी निम्नतर माना है महिलाओं को, और रूसो ने भी निम्नतर माना है महिलाओं को। ठीक है, तो ये सारे विचारक एक जैसे ही अपने विचारों को रखते हैं महिलाओं के संबंध में। और इसीलिए आप देखेंगे कि एक उदारवादी विचारिका हैं मैरी वोलिस्टनक्राफ्ट, नारी उदारवादी, या फिर कह लें कि उदारवाद का जो विचार वास्तविक रूप से शुरू होता है मैरी के विचारों से शुरू होता है।
इन्होंने एक बुक लिखी थी, द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन। इसमें इसने क्या किया, मैरी ने जो है रूसो के विचारों की आलोचना की है। जो रूसो का जो खास करके महिलाओं के संबंध में विचार थे, उसके विचारों की आलोचना जो है मैरी वोllstonecraft ने की है। ठीक है। रूसो कंसीडर women to be a divisive force in the political system. A good woman should stay in family and not take a part in social and political activities. Rousseau has given a low status to women in the society. तो जैसे हीगल ने दिया है वीमेन्स को लो स्टेटस, वैसे ही अरस्तु ने दिया है, वैसे ही रूसो ने दिया है। तो सारे विचारकों के विचार जो है एक जैसे ही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं रूसो और क्या कहता है। रूसो ने पुरुष और स्त्री के गुणों में अंतर किया है। रूसो ने पुरुषों के अंदर ज्यादा गुणों की बात की है। रूसो ने कहा कि पुरुष का गुण उसकी विचार बुद्धि होती है, जबकि स्त्री का गुण उसके स्त्रियोचित से है। स्त्रियोचित का मतलब है कि स्त्री के अंदर जो गुण है, बच्चे पैदा करने का गुण है ना, परिवार के पालन पोषण का गुण, ये सब स्त्रियोचित गुण है उसके। तो पुरुषों के गुण अलग होते हैं, क्योंकि पुरुषों के अंदर बुद्धि और विवेक होता है, ऐसा रूसो का मानना है। जबकि महिलाओं के अंदर प्रेम, सहानुभूति, ये सारी चीजें होती हैं जो स्त्री के गुण होते हैं। तो रूसो ने महिला और पुरुष के गुणों में भी अंतर किया है, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे चरित्र शुद्धता, कोमलता, आदेश का पालन करना, ये सब रूसो ने बता दिया कि ये सब महिलाओं के गुण हैं। महिलाओं के इस गुण को महिला को स्वयं पालन करना चाहिए। ठीक है, पुरुषों के आदेश का पालन करें। तो ये सारी चीजें समाज के द्वारा थोप दी गई है ना। पितृसत्तात्मक समाज ने क्या किया है, महिलाओं के ऊपर अपने पैट्रियार्कल आइडियाज को थोप दिया है, जिससे महिलाओं का कार्य क्षेत्र, महिलाओं के विचार सीमित हो जाएं और महिलाएं कहां रह जाएं, केवल निजी क्षेत्र तक ही सीमित रह जाएं। पुरुष को स्त्री पर शासन करना चाहिए ताकि वह चरित्रवान बनी रहे। देखिए ये सब समाज की क्या है, समाज की क्या कहते हैं, ढोंग है, आडंबर है, मिथ्याएं हैं कि पुरुष को स्त्री के ऊपर शासन करना चाहिए। क्यों? जब स्त्री और पुरुष को प्रकृति ने समान बनाया है, तो स्त्री के ऊपर शासन का अधिकार क्यों पुरुषों को? पूछता है भारत, है ना, पूछता है भारत, एक चैनल आता है, मुझे थोड़ा सा उसका याद नहीं आ रहा, कबीर ऐसे करके, अर्णव गोस्वामी करके कोई है ना, अर्णव गोस्वामी शायद थी। तो अब ये चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये सही है कि पुरुष को स्त्री के ऊपर शासन करना चाहिए? तो नारीवादी विचारक तो इसका बिल्कुल खंडन कर देंगे, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और अगर आज के समय में देखा जाए तो ये भी बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि जितना अधिकार स्त्री को मिलना चाहिए उतना ही अधिकार पुरुषों को भी मिलना चाहिए। ठीक है, यानी स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए। Rousseau has made a distinction between the qualities of men and women. The quality of man is his thinking ability, while the quality of women is her feminine qualities. Feminine qualities, ठीक है, सॉरी इसको करेक्ट कर लीजिए, feminine qualities. For example, purity of character, tenderness, ऑबिडेंस ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, तो ये कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, तो प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर ये विमेंस की क्वालिटीज होती हैं, टेंडरनेस है उनकी क्वालिटीज, और किसी के ऑर्डर को मानना ये भी उनकी क्वालिटीज है, ऐसा रूसो ने बता दिया है। अ मैन शुड रूल ओवर अ वीमेन सो दैट शी रिमेन्स अ गुड कैरेक्टर। ठीक है, तो ये गलत बात है। रूसो ने कहा कि पुरुष को, एक मेल को एक फीमेल के ऊपर अपना रूल चलाना चाहिए, जिससे कि फीमेल जो है उसके अंदर अच्छे कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो सके, वो अच्छे तरीके से कैरेक्टरवान बनी रहे। ठीक है, चरित्रवान बनी रहे। रूसो स्त्रियों को दार्शनिक चिंतन और वैज्ञानिक अध्ययन के उपयुक्त नहीं मानते थे, ये भी बिल्कुल आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, रूसो के अनुसार स्त्री जीवन का यह रूप स्वयं प्रकृति और तर्क ने तय किया है। रूसो कहता है कि मनुष्य, स्त्रियां जो हैं वो दर्शन और वैज्ञानिक चिंतन के अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं उपयुक्त? क्योंकि स्त्री का जीवन ही ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि वो न तो विज्ञान को सीख सकती हैं, ना ही वो दर्शन को सीख सकती हैं। क्या ये सही था रूसो का विचार? तो रूसो के विचार जो हैं परंपरागत भी हैं, आप ये बात भी ध्यान रखें। रूसो के विचारों में कट्टरता, रूढ़िवाद का भी प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। नोट, उदारवादी नारीवादी विचारक मैरी वोllstonecraft ने
अपनी पुस्तक लिखी अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन, लेकिन इसी के साथ एक पुस्तक और है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन। ठीक है, सेम है, यहाँ पर वीमेन है तो वहां पर मेन हो जाएगा, क्योंकि इनकी दो बुक्स ऐसी हैं। ठीक है, जो 1792 में लिखी गई, तो इसमें रूसो के नारी जो संबंधी विचार थे, महिलाओं के संबंध में जो रूसो के विचार थे, इनके विचारों की आलोचना जो है मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट ने किया है। और मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट को उदारवादी नारीवाद की जननी भी माना जाता है, मदर ऑफ द लिबरल फेमिनिज्म। ठीक है, तो ये चीज आप क्लियर करके चलेंगे। और मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट हम आगे पढ़ेंगे, अभी वेस्टर्न थिंकर जब जेम्स मिल वगैरह बेंथम वगैरह हम पढ़ लेंगे तो वहां पे आगे जब मैरी को पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। रूसो डिड नॉट कंसीडर द वीमेन सुटेबल फॉर द फिलोसफिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक स्टडी। रूसो ने कहा कि महिलाएं जो हैं, वीमेन्स जो होती हैं, वो फिलोसफिकल थिंकिंग और साइंटिफिक थिंकिंग के लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि रूसो के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रूसो, फ्रॉम फॉर्म ऑफ वीमेन्स लाइफ हैज बीन डिटरमाइंड बाय द नेचर एंड लॉजिक इटसेल्फ। क्योंकि रूसो कहता है कि ऐसा जो है नेचर ने ही निर्धारित कर दिया है कि वीमेन्स जो होंगी वो फिलोसफिकल और साइंटिफिक थिंकिंग कर ही नहीं सकती, क्योंकि उनका नेचर जो है ऐसा ईश्वर ने बनाया हुआ है, ऐसा प्रकृति ने ही तय कर दिया है। नोट लिबरल फेमिनिस्ट थिंकर मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट हैज क्रिटिसाइज्ड रूसोज व्यू ऑन द वीमेन इन हर वर्क अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन, जो 1972 में 1792 में लिखी गई, सॉरी। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट करके जहां पे लिखा जाता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, आप उसको जरूर समझते हुए चलेंगे। आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कथन है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, आप इनको अच्छे से, मैं इसमें ज्यादा अपना टाइम आपके लिए वो नहीं कर सकता, मतलब कि ऐसा आप इसको एक पीपीटी के थ्रू या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप पढ़ लेना है ना। कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं कि आप इसको अच्छे से समझ लेना। जैसे जीडीएच कोल है, इनके स्टेटमेंट है, इन्होंने रूसो को राजदर्शन का पिता कहा और उनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट को राजदर्शन के ऊपर महानतम ग्रंथ बताया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर वेपर का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, जैसे तर्क का उत्साही धर्मदूत, जिसने अविवेक के काल में राह प्रशस्त करने हेतु और औरों से अधिक किया है। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर करनी है अपना खुद, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको याद कर लेना, मैं एक एक करके यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूं। रूसो को समुदायवाद का प्रणेता माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लेते हैं। वाहन ने रूसो को सामूहिकतावादी कहा है, तथा कार्ल पॉपर ने रूसो को रोमांटिक सामूहिकतावादी भी कहा है। लियो स्ट्रॉस हैं, लियो स्ट्रॉस ने, जब आप क्या कहते हैं, मैकियावेली पढ़ रहे होंगे, तो मैकियावेली में जब आपने पुनर्जागरण पढ़ा होगा तो वहां पर आधुनिकता की 3 लहरों की बात की थी। ठीक है, आधुनिकता की 3 लहरों की बात लियो स्ट्रॉस ने की थी, जिसमें लियो स्ट्रॉस ने रूसो को कहां पे रखा था, रूसो को आधुनिकता की दूसरी लहर में रखा था। अगर आपने वो नहीं पढ़ा मैकियावेली वाला शायद चैप्टर, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो रूसो राजनीतिक दर्शन में आधुनिकता की दूसरी लहर के प्रवर्तक है, ऐसा लियो स्ट्रॉस का मानना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कोटेशन आ सकता है एग्जाम में। रूसो के विचार का प्रभाव जो है फ्रांस की क्रांति पर पड़ा है, अमेरिका की क्रांति पर, मानव अधिकारों की घोषणा में दिखता है। ठीक है, फिर नेपोलियन ने बोला है यदि रूसो ना हुआ होता तो फ्रांस में क्रांति भी नहीं होती। तो इसको आप याद कर लेना, कुछ कोटेशन है, शेवाइन के हैं, रूसो के हैं, खुद है ना। ये सारी चीजें क्या है, एक एक चीज आपको यहाँ से समझ लेना है, आपको इसमें कुछ बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, सब आपको यहाँ पर मैंने ऊपर पढ़ा दिया है। उसी ऊपर के जो स्टेटमेंट थे, ये कुछ अलग से जो मुझे स्टेटमेंट मिले अलग अलग बुक्स में, वहां का रेफरेंस लेकर के मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। क्यों ऐड इसलिए किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है पीजीटी में बैठेंगे एग्जाम में, तो डीएसएसबी में बैठ रहे हैं। ठीक है, तो ये इन बच्चों के लिए कुछ कोटेशंस इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अब लास्ट में जो चीजें हमें समझनी है, स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए इनका। ठीक है, तो आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन मेरे पीपीटी में देखने को मिलेगा, चाहे वो कोटेशन को लेकर के। पहले मैं स्टार्टिंग के पीपीटी में बहुत ज्यादा कोटेशन नहीं ऐड करता था, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि कोटेशन भी कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन कुछ बच्चों के बीच में कमेंट आए, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे,
उनसे मैंने कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि आप थोड़ा सा कोटेशन वगैरह ऐड करेंगे, क्योंकि बच्चे कोटेशन की डिमांड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे केवल कोटेशन ही पढ़ते हैं और उनको पूरे सिलेबस से कोई मतलब ही नहीं है, बस उनको कोटेशन याद होना चाहिए, उनको खुशी मिलती है उससे, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा उनके लिए मैंने उनकी खुशी के लिए ऐड कर दिया है। अब जो चीजें समझने वाली बात है वो यहाँ पे देखते हैं कि जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत की बात है, हॉब्स, लॉक, रूसो ने जो दिया है, उनका एक हम कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं कि हॉब्स ने क्या माना है, लॉक ने क्या माना है, ठीक है, और रूसो का क्या विचार है इस सामाजिक समझौते को ऊपर लेकर, ठीक है। तो ये विषय हैं, किन किन विषयों पर तीनों के विचार हमें देखने को मिलेंगे। अब देखिए, मानव प्रकृति के ऊपर रूसो का क्या दृष्टिकोण है। रूसो ने मानव स्वभाव को क्या माना है, रूसो ने कहा मानव का स्वभाव स्वार्थी और क्रूर है। ये चीज आपको एज इट इज ओपी गाबा में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये वहीं से कंटेंट लिया गया है, ठीक है। तो रूसो ने हॉब्स ने क्या माना, मानव का स्वभाव क्या है, स्वार्थी और लालची है, क्रूर है। और वहीं पर मानव स्वभाव को लॉक ने क्या माना, लॉक ने कहा मानव का स्वभाव कैसा है, विवेकशील प्राणी है, मानव एक विवेकशील प्राणी है। और रूसो ने मानव को क्या माना, रूसो ने कहा मानव का स्वभाव सरल है, या रूसो ने कहा कि मानव कैसा है, भद्र पशु के समान है, भद्र पशु है या नोबल सॉवेज है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर प्राकृतिक अवस्था में या कह लें स्टेट ऑफ नेचर के बारे में, स्टेट ऑफ नेचर के बारे में हॉब्स क्या कहता है, हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था कैसी अवस्था थी, लड़ाई झगड़ा, छीना झपटी, एक दूसरे का डर, हिंसक था, है ना। तो हॉब्स कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था जो थी, हॉब्स के कह रहा है प्राकृतिक अवस्था जो थी वो लड़ाई झगड़े वाली थी, छीना झपटी की थी, वहां पर हमेशा मृत्यु का भय हमेशा बना रहता था। लेकिन लॉक ने प्राकृतिक अवस्था को क्या बताया, शांति की अवस्था थी, सद्भावना की अवस्था थी और परस्पर सहयोग की अवस्था थी। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था को क्या बना, रूसो ने कहा प्राकृतिक अवस्था जो है सुख और शांति का वातावरण वहां पर था। कब तक, जब आदिम प्राकृतिक अवस्था थी, लेकिन जैसे संपत्ति का विकास होता गया, प्राकृतिक अवस्था का सुख शांति चैन सब छिन गए। गाना आपने सुना होगा, वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, है ना। तो प्राकृतिक अवस्था वाली वही बात वापस लाने की बात रूसो कर रहा था, लेकिन वो चीज पॉसिबल नहीं थी उस टाइम की। अब देखते हैं प्राकृतिक अधिकारों के बारे में तीनों के क्या मानना है। हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के पास केवल एक ही था, आत्मरक्षा का अधिकार, बाकी सारे अधिकार व्यक्तियों ने लेवियाथन को सौंप दिया था। लेकिन रूसो फिर आगे चल के लॉक के प्राकृतिक अधिकार क्या है, लॉक कहता है व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था में तीन प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार लॉक ने कहा सबसे फेमस अधिकार था, और संपत्ति के अधिकार में ही जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार समाहित था। रूसो ने क्या बोला, रूसो ने कहा कि प्राकृतिक स्वतंत्रता जो थी हमें प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त थी, और प्राकृतिक स्वतंत्रता ही प्राकृतिक अधिकार था। प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब है व्यक्ति स्वतंत्र था, कहीं भी आ जा सकता था, कोई रोक टोक नहीं था। लेकिन जैसे संपत्ति का उदय हुआ, व्यक्ति की स्वतंत्रता धीरे धीरे क्या हो गई, समाप्त होती चली गई। अब देखते हैं आगे, सामाजिक समझौते का उद्देश्य क्या है हॉब्स का। हॉब्स के सामाजिक समझौते का उद्देश्य है ऐसे शक्तिशाली प्रभुसत्ताधारी की स्थापना करना जो सबको नियंत्रित कर सके और सबकी रक्षा कर सके। यानी हॉब्स के सामाजिक समझौते का उद्देश्य यह है कि एक ऐसे राजा या एक ऐसे लेवियाथन का निर्माण करना है जो सबको नियंत्रण में रख सके अपने, और सबके प्राणों की सुरक्षा कर सके। लेकिन वहीं पर लॉक के सामाजिक समझौते का उद्देश्य क्या है कि एक ऐसे सरकार की स्थापना करना है जो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा कर सके और कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को दंड दे सके। तो ये लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की सामाजिक समझौते का उद्देश्य था। फिर अगर हम रूसो के सामाजिक समझौते की बात करें तो रूसो ने कहा कि अभाव की स्थिति पैदा हो चुकी थी, अभाव की स्थिति पैदा होने पर ऐसे नागरिक समाज की स्थापना जिसमें श्रम के द्वारा अर्जित संपत्ति की सुरक्षा प्राप्त की जा सके। इसीलिए लोगों ने अपने संपत्ति की सुरक्षा के लिए, देखो रूसो कह रहा है कि सामाजिक समझौते का मेन उद्देश्य क्या है कि प्राकृतिक अवस्था में धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो अभाव की स्थिति पैदा होगी, जो प्राकृतिक संसाधन थे वो धीरे धीरे कम पड़ने लगे। तो लोगों के अंदर, अब लोगों ने क्या कर दिया, अब जैसे जैसे संसाधन कम पड़ने लगे तो लोगों ने संसाधन के कम पड़ने की जगह पे अब लोगों ने कृषि करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे संपत्ति का विकास हो गया। तो जब लोगों ने संपत्ति का विकास कर लिया तो उस संपत्ति की सुरक्षा किसी के द्वारा तो की जानी चाहिए। तो रूसो ने कहा कि उसी संपत्ति को बचाने के लिए
उसी संपत्ति की सुरक्षा के लिए लोगों ने सामाजिक समझौता किया। तो रूसो के सामाजिक समझौते का उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति द्वारा जो प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति अर्जित की गई थी उस संपत्ति की सुरक्षा करना या एक ऐसे नागरिक समाज का निर्माण करना जो व्यक्ति के संपत्ति को सुरक्षित रख सके। आगे देखते हैं सामाजिक समझौते की प्रकृति क्या थी। तो हॉब्स ने कहा कि सभी मनुष्यों ने एक दूसरे को वचन देते हुए कहा कि वे अपने ऊपर शासन का अधिकार प्रभुसत्ताधारी को सौंप रहे हैं, यानी कि लेवियाथन को सौंप रहे हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि सभी मनुष्यों ने एक समझौता किया और कहा कि हम अपने अधिकार इस संस्था को या इस व्यक्ति को या इस राज्य को सौंप रहे हैं, शर्त यह है कि आप भी अपने अधिकार इस संस्था या इस व्यक्ति को सौंप दे। तो रूसो हॉब्स का सामाजिक समझौते का उद्देश्य ये रहा है, ठीक है। सामाजिक अनुबंध की प्रकृति, सॉरी, और वहीं पर लॉक के सामाजिक अनुबंध समझौते की प्रकृति क्या है कि समुदाय के सब सदस्य जो हैं यह वचन देते हैं कि नियम का उल्लंघन होने पर वे स्वयं अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होंगे, बल्कि यह शक्ति किसके पास होगी, सरकार के पास होगी। अगला देखते हैं रूसो का जो सामाजिक समझौते की प्रकृति क्या है। सब मनुष्य अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता का त्याग करके सारे समुदाय को, पूरे समुदाय को सारे अधिकार सौंप देते हैं जहां उन्हें नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। एक चीज यहाँ पे और समझना कि रूसो ने प्राकृतिक स्वतंत्रता के बदले, ये चीज ध्यान रखना, अपने नोट्स में ऐड कर लो, रूसो ने प्राकृतिक स्वतंत्रता के बदले नागरिक स्वतंत्रता को स्वीकार किया, ठीक है। लोगों ने क्या किया, सामाजिक समझौते का उद्देश्य क्या था, रूसो के सामाजिक समझौते की ये प्रकृति क्या थी कि यानी कि नेचर क्या था इसका। तो रूसो कह रहा है कि सब लोगों ने अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता जो प्राकृतिक अवस्था में विद्यमान थी उसको छोड़ करके क्या कर दिया, अब एक नागरिक समाज का निर्माण किया, एक समुदाय का निर्माण किया और सारे व्यक्तियों ने अपने सारे अधिकारों को उस समुदाय में समाहित कर दिया। अब देखते हैं संप्रभुता का स्वरूप। हॉब्स की संप्रभुता कैसी है, सर्वोच्च है, पूर्ण है, असीमित है, अदेय है, अविभाज्य है। लेकिन वहीं पर लॉक की संप्रभुता कैसी है, सीमित है। लॉक ने संप्रभुता पर क्या लगा दी, सीमा, क्योंकि लॉक उदारवादी विचारक है। उदारवादी तो हॉब्स भी था, लेकिन हॉब्स ने निरंकुश संप्रभुता का समर्थन कर दिया। वहीं पर लॉक ने क्या किया, सीमित संप्रभुता का समर्थन किया और सरकार की शक्ति को क्या बताया, इसने बोला कि सरकार जो होगी समुदाय के रूप में होगी या ट्रस्ट के रूप में होगी और इसके अलावा सरकार का कोई काम नहीं होगा। अब देखिए रूसो की संप्रभुता कैसी है, पूर्ण संप्रभुता है, अविभाज्य संप्रभुता है और अदेय है। यानी कि जैसी संप्रभुता हॉब्स की है वैसी ही संप्रभुता जो है रूसो की भी है। अब तीनों के संदर्भ में क्या सिद्धांत दिया सकता है, तो इन तीनों के अगर सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद पता चले तो हॉब्स ने पूर्ण सत्तावाद का सिद्धांत दिया, यानी एब्सोल्यूटिज्म का सिद्धांत दिया, और वहीं पर लॉक ने क्या सिद्धांत दिया, संविधानवाद, क्रांति के अधिकार की मान्यता को प्रधानता दी, क्योंकि ये उदारवादी विचारक है। फिर आगे देखेंगे रूसो ने क्या दिया, रूसो के विचारों में लोकप्रिय संप्रभुता देखने को मिली और रूसो विरोध का अधिकार जो है रूसो कह रहा है निरर्थक होगा, क्योंकि विरोध आप किसका करोगे, विरोध आप समुदाय का करोगे, क्योंकि समुदाय तो आपने ही बनाया है। समुदाय तो क्या है, व्यक्तियों का समूह है, तो व्यक्तियों का समूह है तो व्यक्ति अपने अपने ही विचारों का कैसे विरोध कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर करके रखनी होगी। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे एक एक करके यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हॉब्स, लॉक और रूसो के आइडियाज को समझने का प्रयास करते हैं। ह्यूमन नेचर के बारे में हॉब्स ने क्या बोला कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश है और क्रूल है, ठीक है, क्रूअल है। और लॉक ने क्या बोला कि ह्यूमन नेचर, मैन क्या है, एक रैशनल क्रिएचर है। और वहीं पर रूसो ने क्या बोला, सिंपल नेचर है मैन का, यानी व्यक्ति कैसा है, नोबल सावेज। फिर स्टेट ऑफ नेचर पर हॉब्स के क्या विचार हैं। रूसो कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर में फाइट चल रहा है, फाइट स्नैचिंग है, फियर है, डेथ का फियर है। वहीं पर लॉक ने बोला स्टेट ऑफ नेचर क्या है, पीसफुल है, गुडविल है एंड म्यूचुअल एड है, यहाँ पर, ठीक है, पारस्परिक सहयोग है। और रूसो ने क्या बोला, रूसो ने कहा एटमोस्फियर ऑफ पीस, है ना। स्टेट ऑफ नेचर कैसा है, यहाँ पर पीस का एटमोस्फियर है। फिर नेचुरल राइट्स की बात करें तो हॉब्स ने नेचुरल राइट्स में किसको माना कि राइट टू सेल्फ डिफेंस को इसने बोला नेचुरल राइट है। फिर वहीं पर लॉक ने नेचुरल राइट में 3 राइट्स को ऐड किया है, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, यानी 3 राइट्स हैं। फिर रूसो ने नेचुरल राइट में क्या माना, नेचुरल फ्रीडम, इसने बोला कि नेचुरल फ्रीडम ही क्या है, नेचुरल राइट है। फिर द पर्पज ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का क्या पर्पज था,
तो हॉब्स कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पावरफुल सॉवरेन हु कैन कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट एवरीवन। ठीक है, तो रूसो कह रहा है कि एक ऐसे पावरफुल सॉवरेन की इस्टेब्लिशमेंट करना है जो सभी को कंट्रोल करे और लोगों के प्राणों की सुरक्षा कर सके। और लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट का क्या पर्पज है? टू इस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट दैट कैन प्रोटेक्ट द नेचुरल राइट्स। ठीक है, नेचुरल राइट्स ऑफ अ पर्सन एंड पनिश दोज हु ब्रेक द रूल्स। लॉक कहता है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका मेन पर्पस क्या है? एक ऐसे गवर्नमेंट की स्टैब्लिश करना, एक ऐसे गवर्नमेंट को बनाना जो व्यक्ति के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। अब नेचुरल राइट्स कौन थे? लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये तीन नेचुरल राइट्स थे। इनको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करे और प्रोटेक्ट करने के साथ साथ गवर्नमेंट उनको पनिशमेंट भी दे जो इस रूल को ब्रेक कर रहे हैं। अब रूसो क्या बोलता है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सिविल सोसाइटी in which property acquired through the labor protected when the scarcity of arise। रूसो कहता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या है? एक ऐसे सिविल सोसाइटी को एस्टेब्लिश करना है जो लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को गेन किया हुआ है उसकी सुरक्षा कर सके। और सुरक्षा करने का मतलब है कि जो लोगों ने स्कार्सिटी के अराइज होने पर जो लोगों ने प्रॉपर्टी बनाई अपनी, उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन कौन देगा? उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन देने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो उसी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन देने के लिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिससे सिविल सोसाइटी का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं नेचर ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या है? ऑल मेन प्रोमिसेस ईच अदर टू दे आर हैंडिंग ओवर द राइट ऑफ द गवर्नेंस ओवर देमसेल्व्स टू द सॉवरेन। तो हॉब्स कहता है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नेचर है, सभी व्यक्तियों ने क्या किया? एक प्रॉमिस किया कि हम अपने राइट्स को एक इंस्टीट्यूशन में हैंड ओवर कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि सभी व्यक्ति जो है अपने राइट्स को इस लेवियाथन में अपने राइट्स को हैंड ओवर कर दें। ठीक है, और वहीं पर लॉक क्या बोल रहा है? लॉक कहता है मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी प्रोमिसेस दैट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द रूल दे विल नॉट बी देयर ओन जज बट हिज पावर विल रिमेन विद द गवर्नमेंट। तो लॉक ने बोला कि लोगों ने समझौता किया, एक कम्युनिटी बनाई जिसमें यह प्रॉमिस किया गया कि वे अब किसी तरीके का वायलेशन नहीं करेंगे और किसी तरीके के रूल को नहीं तोड़ेंगे, और रूल तोड़ेंगे तो वो अपने मामले में जज नहीं बनेंगे। ठीक है, रूल तोड़ दिया तो कह रहे हैं हमने रूल नहीं तोड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और हमेशा गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे उनको फॉलो करेंगे। हाँ, लेकिन पावर जो है वो हमेशा पब्लिक में ही बनी रहेगी। लॉक ऐसा बोलता है। ठीक है, आगे देखते हैं रूसो का क्या पर्पस है, इसका नेचर क्या है? ऑल ह्यूमन बीइंग गिव अप देयर नेचुरल राइट्स, फ्रीडम एंड हैंडेड ओवर ऑल इन द राइट टू द एंटायर कम्युनिटी वेयर दे गेट सिविल फ्रीडम। रूसो ने कहा कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नेचर है, सभी व्यक्तियों ने क्या किया? अपने जो नेचुरल फ्रीडम थी, उसकी नेचुरल लिबर्टी थी, उसको हैंड ओवर कर दिया। किसमें? एक एंटायर कम्युनिटी में हैंड ओवर कर दिया, जिससे उनको क्या मिल गई? उसके बदले में, नेचुरल लिबर्टी के बदले में उनको सिविल लिबर्टी मिल गई या सिविल फ्रीडम मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं सॉवरेनिटी के बारे में रूसो का, हॉब्स का और लॉक का क्या विचार है। सॉवरेनिटी को लेकर के यहां पर हॉब्स ने कहा कि हॉब्स की सॉवरेनिटी कैसी है? सुप्रीम है, एब्सोल्यूट है। ठीक है, यानी कि इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ये सर्वोच्च है, सुप्रीम है। वहीं पर लॉक ने क्या किया? लॉक ने लिमिटेड सॉवरेनिटी की बात की, क्योंकि लॉक जो है एक लिबरल थिंकर है ना। जितने भी लिबरल थिंकर होते हैं वो स्टेट को कभी भी एब्सोल्यूट पावर नहीं देते। गवर्नमेंट पावर एज अ रेलिक ऑफ द कम्युनिटी और ट्रस्ट। ठीक है, तो लॉक ने कहा कि जो गवर्नमेंट होगी, जो गवर्नमेंट के पास पावर होगा, गवर्नमेंट एज अ एक ट्रस्ट के जैसी होगी जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। अगर ये हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी तो इस गवर्नमेंट को हम हटा करके दूसरी गवर्नमेंट ला देंगे। क्योंकि रूसो के एग्रीमेंट में, सॉरी, लॉक के एग्रीमेंट क्या हो, दो तरीके से हुए हैं। पहले से सिविल सोसाइटी आई है, दूसरे से गवर्नमेंट आया हुआ है। जबकि हॉब्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट से सरकार, एक ही कॉन्ट्रैक्ट से ही नागरिक समाज बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए रूसो की सॉवरेनिटी कैसी है? एब्सोल्यूट है, इंडिविजिबल है और इनअलाइनेबल है। ठीक है, यानी कि जैसे कि हॉब्स की सॉवरेनिटी का नेचर है वैसे ही रूसो की सॉवरेनिटी का नेचर है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब रिलेवेंट क्या है इन सारे थिंकर्स के बारे में सॉवरेनिटी को लेकर के? तो अब देखिए यहां पर अगर बात करें तो हॉब्स ने क्या समर्थन किया? हॉब्स ने
एब्सोल्यूटिज्म का समर्थन किया है, सपोर्ट किया है। वहीं पर लॉक ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का समर्थन किया है, रिकॉग्निशन ऑफ द राइट्स टू द रेवोल्यूशन। फिर वहीं पर रूसो ने क्या किया है, पॉपुलर सॉवरेंटी बताई है, ठीक है। यानी रूसो ने कहा कि जो अधिकार होंगी, जो शक्तियां होंगी, वो जनता के अंदर होगी, ना कि किसी सरकार के अंदर होगी। द राइट टू प्रोटेक्ट द वुड बी द फ्यूटाइल्स, सॉरी, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर हैं। तो आप एक बार चार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपके पास बुक होगी तो बुक में चार्ट मिल जाएगा। लेकिन इस बुक में आपको मैं एक चीज बता दूं, इसकी कमियां क्या है बुक की, ओपिगावा की, कि बुक में आपको पर्याप्त कंटेंट नहीं मिलेगा। आपको इसमें केवल समानता के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में नहीं मिलेगा, समानता के बारे में और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। और इसके अलावा आपको न तो क्या कहते हैं स्टेट के बारे में देखने को मिलेगा, ना ही महिलाओं के बारे में देखने को मिलेगा, और ना ही बहुत डिटेल में आपको जनरल बिल देखने को मिलेगी आपको। तो बहुत सारी चीजों की कमी है, क्योंकि इस बुक की जो स्ट्रेंथ है वो लगभग 400-300 पेजेस की बुक है ये, है ना। तो 300 पेजेस में आप वहां देख रहे हैं, और मैंने जो पीपीटी बनाया हुआ है 108 पेजेस की है ये, ठीक है। तो 108 पेजेस बड़ा है, कंटेंट बड़ा है, कंटेंट बड़े होने के साथ इसका फॉन्ट बड़ा है, इसलिए पेज ज्यादा लगे हैं। बाकी पढ़ने में आपको उतना ही टाइम लगेगा, आप इसको 2 घंटे में 1 घंटे में आराम से अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है, और बाकी आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और अगला टॉपिक हमारा जो भी होगा, आई थिंक बेंथम होगा। बेंथम उपयोगितावाद का जनक है, तो उपयोगितावाद के बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे। उपयोगितावाद पढ़ेंगे, फिर मिल पढ़ेंगे, है ना। तो सारी चीजों को एक एक करके पढ़ेंगे, आप परेशान ना होइए, चैनल पर बने रहिए, कंटेंट आपको जरूर अच्छा लगेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।